पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया था? भिखाजी कामा, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उषा मेहता। तो उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया था रेडियो के माध्यम से। होता क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को, जब गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो, करो या मरो का। फिर 9 अगस्त 1942 को क्या होता है, 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है और जितने भी भारतीय बड़े नेता होते हैं उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस स्थिति में उषा मेहता ने बहुत ही सराहनीय काम किया था। भारत में राष्ट्रीय चेतना को फैलाने का काम इन्होंने बखूबी निभाया। अगर हम बात करें मैडम भिखाजी कामा का, तो मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, यानी ये भारत क्रांति की क्या है, जननी जननी मानी जाती हैं। इन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भारतीय झंडा फहराया था और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी थी विदेशों में। बाकी सरोजिनी नायडू का नाम आप जानते ही होंगे। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इन्हें 1925 कांग्रेस का अधिवेशन जो कि होता है कहाँ पे, कानपुर में होता है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करती हैं और पहली भारतीय महिला बनती हैं जो कि अध्यक्ष बनती हैं। वैसे अगर केवल महिला पूछता तो एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन। और इसके साथ साथ सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी, तो यूपी की पहली महिला गवर्नर भी रही हैं। और इसके साथ साथ ये भारत की भी किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर रह चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता बनाया? चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल, उपरोक्त के सभी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह होता है अप्रैल 1917 में। और यहाँ पे ये नील की खेती के विरोध की वजह से ये चंपारण सत्याग्रह होता है। नील की खेती का विरोध होता है, इसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं और ये आंदोलन सफल होता है। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। बारदोली नामक स्थान जो गुजरात में पड़ता है। और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस आंदोलन को लीड करते हैं और ये आंदोलन सफल भी होता है। उसके बाद से बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजती हैं। बात करें अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल आंदोलन, तो फरवरी और मार्च में 1918 में होता है और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन और ये आंदोलन सफल होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चुनाव में मतदान का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 326 में उल्लिखित किया गया है? तो बिल्कुल। अगर हम बात करें निर्वाचन का तो 324 से लेकर 329 आर्टिकल आता है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 12 से 35 है और यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। डीपीएसपी जो है ये भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51 है और यह आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। बात करें मौलिक कर्तव्य का तो भाग 4A है, अनुच्छेद 51A है और यह सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1967, 1961, 1952, 1959, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 1961। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योगों की अधिकतम सघनता है? पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, इंडो गंगा का मैदान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है छोटा नागपुर पठार। यदि हम बात करें छोटा नागपुर पठार की तो ये झारखंड में
छत्तीसगढ़ में और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के कुछ पार्ट में तक फैला हुआ है। यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क, साथ में कोयला बाहुल्य क्षेत्र भी है, ये कोयला बाहुल्य क्षेत्र है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अब्रक, बॉक्साइट भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाया जाता है और एक औद्योगिक क्षेत्र है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का क्या नाम है? तो गहरी पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। जो बैकाल झील है यह रूस की साइबेरिया में स्थित है, यानी रूस के साइबेरिया में स्थित है, साइबेरिया में, और यह विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। वैसे अगर पूछता कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो सुपीरियर झील हो जाता, जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा यानी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। ये नॉर्थ अमेरिका में यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे है। अगर विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यानी ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह तंजानिया, युगांडा, केन्या में स्थित है। पुलिकट झील भारत में पड़ती है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है और यह एक लैगून झील है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, सिपकिला, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सिपकिला दर्रा से। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड में। नाथुला जो है सिक्किम में पड़ता है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और जोजिला जो है लद्दाख में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी? जर्मनी, अफगानिस्तान, रूस, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस को सैनिक सहायता दी थी। बात करें आज़ाद हिंद फौज का, यानी आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह। और साथ में रास बिहारी बोस का भी नाम लिया जाता है, रास बिहारी बोस का नाम लिया जाता है। और इसी आज़ाद हिंद फौज का ही पुनर्गठन ये सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कब करते हैं? तो 21 अक्टूबर 1943 को करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये सिंगापुर में था, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर होता है। इसी में जो सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण नारा होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ में जय हिंद का नारा देते हैं, दिल्ली चलो का नारा देते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आवास में सुधार होता है तो जब जीवन स्तर बेहतर होता है तो सुधार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो अम्ल वर्षा है यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो N2 और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दम घोटू गैस। और यह वाहनों से निकलती है और यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और इंसान की मौत भी हो जाती है। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है दलदली खेतों से, धान के खेतों से, यानी धान के खेत से, दलदली स्थान से, साथ साथ जो पशु जुगाली करते हैं उससे, और कोयले की खदानों में ये गैस पाई जाती है, कोयले की खदानों में ये गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है यह मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सा मंदिर स्थित है? विराटेश्वर मंदिर, झुंगुरदा मंदिर, कुंडदेव महादेव मंदिर, मोहलेश्वर मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है झुंगुरदा मंदिर। अब उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण अगर मंदिर की बात करें तो जैसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर ये जो है वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में और मंदिर हैं जैसे कि संकट मोचन हनुमान मंदिर है, दुर्गा कुंड मंदिर है, काल भैरव मंदिर है ना। और अगर इम्पोर्टेंट और मंदिर की बात करें तो प्रेम मंदिर जो कि कहाँ पड़ता है? प्रेम मंदिर जो है ये पड़ता है वृंदावन में, वृंदावन में है प्रेम मंदिर।
साथ में गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पड़ता है, और चक्रतीर्थ मंदिर ये पूछा जाता है, चक्रतीर्थ मंदिर तो ये पड़ता है नौमी सारण्य में पड़ता है चक्रतीर्थ मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है? मिर्जापुर में। माँ शीतला देवी मंदिर भी कहाँ है? मिर्जापुर में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? कानपुर को, प्रयागराज को, जौनपुर को, मेरठ को, या इनमें से कोई नहीं? तो जौनपुर को क्या बोला जाता है? भारत का सिराज बोला जाता है। तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक करता है। कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। और यह अपने भाई, चचेरे भाई जूना खां की याद में बनवाता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी की याद में ये कौन सा शहर बनाता है? जौनपुर बनाता है। जौनपुर में कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे अटाला मस्जिद है, यहाँ पे एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। अटाला मस्जिद हो गया, झांझरी मस्जिद है यहाँ पे, झांझरी मस्जिद, और यहाँ पे लाल दरवाज़ा है, लाल दरवाज़ा है यहीं पे। तो ये जौनपुर की ऐतिहासिक क्या है? स्थल हैं। ठीक है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में 10 मई 1857 जब भारत की पहली क्या होती है? क्रांति होती है। और मेरठ जो है ये महाभारत कालीन स्थल हस्तिनापुर मेरठ जिले में ही स्थित था। बढ़ते हैं आगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? राप्ती, कुशीनगर, चंबल, आगरा, केन, हमीरपुर, बेतवा, ललितपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बेतवा ललितपुर में रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद बांध, तो रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पे है। इसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध या जलाशय बोलते हैं। और ये पड़ता है सोनभद्र पिपरी में पड़ता है। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पे है। माता टीला बांध है बेतवा नदी पे, और ये पड़ता कहाँ है? ललितपुर में। राजघाट बांध जो है ये भी कहाँ है? बेतवा नदी पे है, और ये भी पड़ता है ललितपुर में। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे है, और पड़ता कहाँ है? ये बिजनौर में। इसके साथ साथ अहरौरा बांध याद रखिए। अहरौरा बांध जो है ये पड़ता है गरई नदी पे, और ये मिर्जापुर का पार्ट है। जिरगा बांध कहाँ है? ये जिरगा नदी पे मिर्जापुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सूरीनसर मानसर झील, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सूरनीसर मानसर झील ये नहीं है। सुर सरोवर, इसी को हम कीथम झील, यहीं पे स्थित है कीथम झील, और एक 2020 ईस्वी में यानी 2020 में इसे क्या रामसर स्थल घोषित किया गया था, और है कहाँ पे? ये आगरा में है। अगर बात करें समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये पड़ता है रायबरेली में। कहाँ पड़ता है ये? रायबरेली में। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को जो है 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। सरसई नावर झील जो है ये पड़ती है इटावा में। कहाँ पड़ती है? इटावा में, और ये भी 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। बात करें उत्तर प्रदेश में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो वर्तमान में 12 हो गए हैं। 11वां की बात करें और 12वां की, तो 11वां जो है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा जिले में स्थित है। 12वां जो है 2026 में ये भी बना है, और ये पड़ता है कहाँ? ये है शेखा झील अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, और ये पड़ता है अलीगढ़ में। कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर स्थल जो थी ऊपरी गंगा नहर थी, ऊपरी गंगा नदी या नहर, और यह ब्रजघाट से नरौरा तक। इसे 2005 ईस्वी में क्या बनाया गया था? रामसर स्थल घोषित किया गया था। बढ़ जाते हैं आगे। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था?
रोलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इन्हीं को भारत सरकार अधिनियम को ही इन्होंने दास्ता का एक नया घोषणा पत्र बोला था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पठार पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बीच स्थित है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दक्कन का पठार, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की ये बीच में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2014, 22 जून 2017, 8 फरवरी 2016, 15 फरवरी 2015, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था। और यदि बात करें हम मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। इसमें देश के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने की बात की गई है। और अगला जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये स्टार्ट होती है 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया जो है इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015 से, 1 जुलाई 2015 से। और यदि बात करें स्टार्टअप इंडिया तो 16 जनवरी 2016 से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? लवकुश बैराज, गोकुल बैराज, बनबसा बैराज, गिरजा बैराज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लवकुश बैराज जो है वो कानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बिल्कुल। बलुआ पत्थर मिर्जापुर, हाँ। सिल्का बालू प्रयागराज, बिल्कुल। यूरेनियम झांसी नहीं, यूरेनियम हो जाएगा इसका ललितपुर। तो हमारा सही उत्तर ललितपुर है। अब यहाँ पे हम लोग खनिज की बात करते हैं। जैसे चूना पत्थर लाइमस्टोन कहाँ पड़ता है, कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र के कजराहट और मिर्जापुर का गुरमा कनाच बसहरी वाला क्षेत्र। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। कोयला सोनभद्र यानी सिंगरौली घाटी में। सिलिका रेत जो है इलाहाबाद प्रयागराज में, नैनी शंकरगढ़ वाला क्षेत्र। बांदा में भी पाया जाता है और चित्रकूट में भी। बॉक्साइट बांदा में, चंदौली, वाराणसी और ललितपुर में। तांबा जो है ललितपुर का सोनाराई क्षेत्र। डायस्पुर, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा में। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा में। राक फास्फेट ललितपुर में है। डोलोमाइट सोनभद्र और बांदा में। सोना सोनभद्र परिसी क्षेत्र और ललितपुर बिरवार क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल नहीं है? बुलंदशहर, शामली, हापुड़, सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें एनसीआर में तो मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है जिसे हम ग्रेटर नोएडा भी बोलते हैं, बुलंदशहर आता है, हापुड़ आता है, बागपत आता है, मुजफ्फरनगर आता है, शामली आता है। तो इसमें सहारनपुर नहीं आता है। ये याद रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।